गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। छठा चैप्टर है ये आपकी प्रश्नावली बुक का। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ग और वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हम सीखेंगे, जिसके आधार पर हम बिना देखे बता सकते हैं, बिना गणना किए बता सकते हैं कि इनका वर्गमूल होगा या नहीं होगा, या इनका इकाई अंक क्या होगा, जो हमारे कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेता है। तो उसे हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इनके वर्ग और वर्गमूल करने के लिए हमें इनके लिए 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखना पड़ेगा। और इनके लिए जो वर्ग है वो क्या होता है, हमारे पास 1 की वर्ग क्या होती है 1, 2 की वर्ग होती है 4, 3 की वर्ग होती है 9, 4 की वर्ग 16, 5 की वर्ग 25, 6 की वर्ग होती है हमारे पास 36, 7 की वर्ग होती है 49, 8 की वर्ग होती है हमारे पास 64, और 9 की वर्ग 81, और 10 की वर्ग हमारे पास होगी 100। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इकाई अंक इनमें से ही कोई संख्या आ सकती है। इकाई अंक आ सकता है 0 से लेकर के 9 तक। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इनके जो इकाई अंक हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। पूर्ण वर्ग के लिए इकाई अंक क्या क्या आ सकते हैं, इसमें इकाई अंक इसमें 0 आ सकता है, लेकिन 0 एक जोड़े के रूप में आएगा, तभी इसके लिए पूरा वर्गमूल निकलेगा। उसके बाद में 1, फिर हमारे पास है इसमें 4, फिर है हमारे पास 5, उसके बाद है 6, उसके बाद हमारे पास 7, 8 नहीं है 9, और उसके बाद हमारे पास और कोई संख्या नहीं है। अगर हमारे पास दी गई संख्या में इन अंकों में से कोई इकाई अंक हैं तो उसका पूर्ण वर्गमूल हो सकता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, वरना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो क्या क्या होना चाहिए, 0 आएगा जोड़े के रूप में, सम संख्याओं के संख्या के रूप में 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा अगर कोई संख्या आ रही है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और इनमें से कोई अंक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास जो विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए जब हमने वर्ग किया तो इसका जो इकाई अंक है वो भी क्या आया, विषम संख्या आया। जैसे 1 की स्क्वायर 1 है, 3 की स्क्वायर 9 है, 5 की स्क्वायर 25 है, 7 की स्क्वायर 49 है, 9 की स्क्वायर 81 है। तो अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। अगर हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या आएगा, वो एक सम संख्या आएगा। अब इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें तो हमें इसमें पढ़ना है पाइथागोरियन त्रिक के बारे में। पाइथागोरियन त्रिक क्या कहता है, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक जो है उसमें 3 संख्याएं होती हैं, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। इन 3 संख्याओं के आधार पर अगर हमें कोई एक संख्या दे दे इस पाइथागोरियन त्रिक की, तो हम बाकी दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्रों में से, सूत्र लगा करके m का मान ज्ञात करके। अब जो हमने अभी पढ़ा है इसके आधार पर हम इसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका जो पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, पहला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो इनके इकाई अंकों का वर्ग करके देख लेंगे तो हमारे पास इकाई अंक आ जाएगा। पहले के लिए हमारे पास संख्या का इकाई अंक क्या है 81, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो इकाई अंक क्या देगा 1। दूसरे में हमारे पास है 272, तो इकाई अंक इसका 2 है, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास वर्ग का 4। उसके बाद में तीसरा हमें दिया है 799, इकाई अंक है 9, 9 की वर्ग करके देखेंगे तो क्या आएगा 81, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1।
चौथे में हमारे पास संख्या दी है 3853। 3853 में इकाई अंक है 3, 3 की वर्ग क्या हो जाएगी 9, तो इकाई अंक क्या आएगा इस संख्या के वर्ग का 9। उसके बाद में पांचवा दिया है हमें 1234, इसका इकाई अंक 4 है, 4 की वर्ग क्या होगी 16, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा हमारे पास 6। उसके बाद हमारे पास है छठा प्रश्न, छठे में दिया है 26,387, 7 है, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, इसका इकाई अंक क्या है 9, तो इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा 9। उसके बाद में हमारे पास है सातवां पार्ट, सातवें पार्ट में हमारे पास जो संख्या दी है वो है 52,698। 52,698 में इकाई अंक है 8, इसका वर्ग करके देखेंगे क्या आएगा 64, 64 का इकाई अंक क्या है 4, तो इस संख्या के लिए भी इकाई अंक, संख्या के वर्ग के लिए भी इकाई अंक क्या होगा 4। उसके बाद में हमारे पास जो आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न की जो हमें संख्या दी है वो है हमारे पास 99,880। संख्या क्या है 99,880। तो यहाँ से हमारे पास जो इकाई अंक है वो क्या है इसके लिए हमारे पास इकाई अंक है 0, 0 की वर्ग यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 00, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 0। उसके बाद में नौवां जो प्रश्न दिया है हमें 12,796, इसके लिए इकाई अंक क्या है 6, 6 की वर्ग करके देखेंगे कितना आएगा 36, इसका इकाई अंक क्या बना 6, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या आएगा 6। उसके बाद में 10वां पार्ट है हमारे पास 55,555, इसका इकाई अंक 5 है, 5 की वर्ग करेंगे क्या आएगा 25, तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो हमें इनका कारण बताना है। तो इसके इकाई अंक देखेंगे, अगर इकाई अंक 00, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कोई है फिर तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग, वरना ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहली संख्या देखें तो इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो इस कारण से हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्योंकि कारण क्या है इकाई अंक 7 है। उसके बाद में दूसरे में इकाई अंक क्या है 3, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा, इकाई अंक 3 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर इकाई अंक इसमें तीसरे में 8 दिया है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। उसके बाद में हमारे पास जो चौथी संख्या है 22, 22, 22, इसका इकाई अंक 2 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो इकाई अंक 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर हमारे पास हैं 64,000, 64,000 में जो हमारे पास 0 दिए हैं वो सम संख्या नहीं है 0 की संख्या, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख देंगे 0 की संख्या सम संख्या नहीं है। उसके बाद में छठे पार्ट में हमारे पास जो संख्या दी है 89,722, इसका इकाई अंक 2 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद में हमारे पास है 22, 2000, यहाँ से हमारे पास जो इकाई अंक हैं वो क्या बन रहा है 0, इसके लिए जो हमारे पास 0 की संख्या होनी चाहिए वो सम नहीं है। तो लिख देंगे 0 की संख्या सम संख्या नहीं है। आठवें पार्ट में हमारे पास हैं 50, 50, 50, इसमें भी 0 की संख्या सम संख्या नहीं है। तो लिख देंगे 0 की संख्या सम संख्या नहीं है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 2 का हल आ गया और ये हमारे पास था प्रश्न नंबर 1 का हल। तो हमारे दोनों प्रश्न हल हो गए हैं। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई अंक विषम होगा उसका जो वर्ग है वो भी क्या होगा विषम संख्या आएगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे कौन सी संख्या के लिए वो विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी क्या होगा विषम संख्या। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया है, इसका पहला पार्ट 431, तो इसका इकाई अंक 1 है, ये विषम संख्या है तो हम लिख देंगे इसके वर्ग का
इकाई अंक विषम होगा। दूसरा पार्ट जो हमें दिया है 2826, इसमें इसका इकाई अंक क्या है 6, ये सम है तो इसके वर्ग का इकाई अंक सम होगा। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट दिया है उसमें का है 7779, इसमें इसका जो इकाई अंक है वो विषम है, इसलिए इसके वर्ग का इकाई अंक विषम होगा। उसके बाद में चौथा पार्ट है हमारे पास 82004, यहाँ पे हमारे पास इसका इकाई अंक 4 है, ये सम है तो इसके वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, वर्ग का इकाई अंक सम होगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रश्न इसने दिया है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ हमें मान दिए गए हैं, इसे हमें देखना है ध्यान से। 11 की स्क्वायर कितनी दी है हमें 121, 101 की स्क्वायर क्या है 10201, फिर 1001 की स्क्वायर क्या है 100201। यहाँ से अगर हम देखें तो बीच में 1 जीरो आई है तो 2 के दोनों तरफ 1 जीरो आ रही है, और यहाँ पे 2 जीरो आई है तो 2 को दोनों तरफ 2 जीरो आई है। यहाँ पे बीच में कितनी जीरो है 4, तो 2 के दोनों तरफ कितनी जीरो आ जाएगी 4 जीरो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास इसके लिए खाली जगह भर दी हमने। अब यहाँ पे हमारे पास जो संख्या है वो पूरी संख्या बतानी है, तो ऊपर वाली संख्याओं में देखें तो शुरुआत में क्या आता है 1, और बीच में जीरो कितनी है 6 जीरो हैं, तो पहले आ जाएंगी 6 जीरो, 2 3 4 5 और 6, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो लगेंगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1, फिर 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो और फिर हमारे पास 1। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है निम्नांकित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसे हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है 11 की स्क्वायर बराबर 121, 101 की स्क्वायर क्या बनेगी 10201, फिर हमारे पास है 10 101 की स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्या आई है वो क्या आई है 1020302001। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 1 कितनी बार है इसमें 3 बार, तो यहाँ पे जो संख्या गई है वो कहाँ तक गई है 3 तक। यहाँ पे 1 2 बार था तो यहाँ पे कितनी बार गई है 2 तक। यहाँ पे हमारे पास 1 जो था इसमें 0 नहीं था तो यहाँ पे सीधा 121 आ गया। यहाँ पे इसका मतलब जितने 1 हैं उतने अंकों तक हमें लेके जाना है, और उसको वापस से 3 के बाद वापस क्या आ गया 2 और फिर 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने 1 हैं 4 बार 1 है तो क्या आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 के बाद वापस आ जाएगा 3 0 2 0 1, ये इसका हल है। अब यहाँ से हमें संख्या देखें इधर वाली, तो इधर वाली संख्या दे दी, हमें वर्ग बताना है कि यह संख्या किसकी वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कहाँ तक गया हुआ है 5 तक, तो इसके अंदर 1 कितनी बार आएगा 5 बार आएगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और बाद में क्या देगा 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इस संख्या की वर्ग जो है वो क्या है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 और 1। ये हमारा 5वां प्रश्न पूरा हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। छठे प्रश्न में क्या दिया है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याओं को बताना है, इन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर बराबर क्या है 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर बराबर क्या है 7 की स्क्वायर। यहाँ से देखें तो 1 और 2 को गुणा करेंगे 2, और 2 की अगली संख्या क्या आएगी 3। यहाँ पे 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 की अगली संख्या क्या है 7। इसी तरह से 3 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 12, 12 की अगली संख्या क्या है 13। यहीं पे हमारे पास 4 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, और 20 की अगली संख्या क्या होती है 21। यहाँ पे 5
5 को किससे गुणा करें कि 30 आ जाए, यहाँ पे आएगा 6, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, और 30 की अगली संख्या क्या आ जाएगी 31। यहाँ पे हमारे पास दोनों मान बताने हैं, 6 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 42, और 42 की अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 43। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें जो दिया है इसने वो क्या दिया है, 7वां प्रश्न, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमें कहा है इन विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं के योग के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जिसके आधार पर हमें इसे हल करना है। तो सूत्र क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, ये होता है n की स्क्वायर। कहने का मतलब जितनी विषम संख्याओं का जोड़ हम कर रहे हैं प्रथम, लेकिन शुरुआत से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं तो उसके लिए n विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा n की स्क्वायर। कहने का मतलब जितनी विषम संख्याओं का योग करना है उसका अगर हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास उनका जोड़ आ जाएगा। जैसे हमारे पास है पहले पार्ट में 1, 3, 5 और 7 कितनी संख्याएं हैं, ये 4, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो पहले का आंसर क्या है 16। दूसरे में हमारे पास विषम संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 विषम संख्याएं हैं तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 100। तो दूसरे पार्ट का जोड़ कितना है 100। तीसरे पार्ट में हमारे पास संख्याएं कितनी दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 144। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, 7वां प्रश्न इसका। उसके बाद में 8वां प्रश्न जो इसने दिया है, 8वें प्रश्न में क्या कहा इसने, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो 7 विषम संख्याएं लेनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये इसका आंसर है। दूसरे पार्ट में इसने कहा है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो क्या बनेगा, 121 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। तो हमारे पास ये संख्याएं कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हमारे पास 121 के लिए प्रथम 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने लिख दिया है इसे। अब हमारे पास 9वां जो प्रश्न है इसमें लिखा है इसने, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये बात हमें बतानी है। तो हमारे पास पहला पार्ट है 12 और 13। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच में संख्याएं बताओ कितनी हैं, तो हम दोनों के वर्गों का अंतर निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 12 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 12 की स्क्वायर होगी 144 और 13 की स्क्वायर क्या होगी 169। अब हमें बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बीच की संख्याएं ज्ञात करने के लिए 12 व 13 के वर्ग के बीच संख्याएं कितनी बनेगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। अब जब हम घटाएंगे तो इसमें से हमने 169 को नहीं घटाया है, 144 को तो हमने घटा दिया, 169 इसमें अभी भी गिनती हो रही है। 169 को नहीं लेना है, इनके बीच की संख्याएं लेनी है। तो बीच की संख्याएं लेने के लिए इसमें से एक संख्या और घटाएंगे। तो क्या बनेगा, 169 माइनस 145 घटाएंगे क्या बनेगा, 9 में से 5 घटेंगे 4, 6 में से 4 घटेंगे 2। तो हमारे पास 12 और 13 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, 24 संख्याएं हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया इसका। अब हम इसका दूसरा और तीसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें जो संख्याएं दी हैं वो संख्याएं हैं हमारे पास 25 और 26। तो हमारे पास पहले 25 का वर्ग करेंगे। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 और 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, 26 का वर्ग होता है 676। अब यहाँ से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 25 व 26 के वर्ग के बीच संख्याएं
क्या बनेगा हमारे पास 676 में से 625 घटाएंगे, 676 इसमें गिनना नहीं है तो इसलिए एक और माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 676 माइनस 626 कितना आएगा हमारे पास 50। तो इन दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं 50 संख्याएं हैं। तीसरा हमारे पास जो पार्ट दिया है उसमें जो हमें मान दिए हैं वो है 99 और 100। तो 99 का वर्ग करेंगे ये कितना होता है 98, 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 और हमें इसके लिए 99 व 100 के वर्गों के बीच संख्याएं बतानी हैं कितनी हैं। तो इसके लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 10,000 में से घटाएंगे 98, 101, 10,000 में इसमें काउंट नहीं करना है तो एक और घटा देंगे, क्या बनेगा 10,000 माइनस 98, 102 घटाएंगे, 10 में से 2 घटेंगे 8, यहाँ पे 9 बच गए, 9 में से 0 घटेंगे 9 में से 8 घटेंगे 1 और हमारे पास यहाँ पे बच गए 9 में से 9 घटेंगे 0। तो हमारे पास इन दोनों के बीच की संख्याएं कितनी हैं 198 संख्याएं हैं। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 6.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी आगे वाली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2 को और इसमें सीखेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना और दूसरा हम सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक का। अगर हमें एक संख्या दी है बाकी संख्याओं को ज्ञात करना। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 दिया है निम्नांकित संख्याओं का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे पास है 32। जब हमें इस तरह की संख्या का वर्ग करने के लिए दे तो हम इसे आसान बनाने के लिए इसे टुकड़े में तोड़ लेंगे। क्या बन जाएगा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2 लिख सकते हैं और 30 प्लस 2 की वर्ग बन जाएगी। 30 प्लस 2 की वर्ग का मतलब क्या है 30 प्लस 2 को 2 बार आपस में गुणा करना है। तो यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट का गुणा जब हम ब्रैकेट से करते हैं तो पहली संख्या को इन दोनों संख्याओं के साथ गुणा करेंगे और फिर दूसरी संख्या को इन दोनों के साथ हम गुणा करेंगे। क्या बन जाएगा 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, 2 को 30 से गुणा करेंगे 60, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो जोड़ देंगे इन सभी को, क्या बनेगा 0 0 और 4 क्या आ जाएगा 4, 0 6 6 6 और 6 12, एक बचेगा हमारे पास और 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, कितना आ गया 1024। एक तरीका तो हमारे पास ये है इन्हें हल करने का। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास इसमें एक सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र है a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। इसमें हम मान रखेंगे पहली संख्या a होगी और दूसरी संख्या हमारे पास b होगी। तो इसके आधार पे हम हल करके देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है 35 की वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5 की वर्ग। सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a की स्क्वायर यानी कि 30 की स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 30 गुणा में 5 और प्लस में b की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर। कितना हो जाएगा 30 की स्क्वायर 900, 2 को 30 से गुणा करेंगे 60, 60 को 5 से गुणा करेंगे 300, 5 की स्क्वायर होती है 25, 900 और 300 कितने हो जाएंगे 1200, 1200 और 25 कितने हो जाएंगे 1225। उसके बाद में तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने 86 की वर्ग के लिए 86 को क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 6 की वर्ग। यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाएंगे तो 80 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा 80 गुणा 6 और प्लस में आ जाएगा 6 की स्क्वायर। 80 की स्क्वायर हो जाएगी 6400, 2 को 80 से गुणा करेंगे 160, 160 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 960 प्लस में 6 की स्क्वायर 36। जोड़ देंगे इन्हें कितने बन जाएंगे 6400 और 900 7360 और 36 कितने हो जाएंगे 7396। हमारे पास तीसरा पार्ट हल हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे और चौथे पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है हमारे पास 93 का वर्ग। 93 जो हमारे पास संख्या है उसे हम 2 भागों में बांट देंगे 90 और 3 में। तो 93 का वर्ग करेंगे चौथे पार्ट में 90 प्लस 3 की वर्ग। यहाँ से a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा देंगे a की स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b और प्लस में आ जाएगा b की स्क्वायर।
हल करेंगे 90 की स्क्वायर होती है 8100, 2 को 90 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 180, 180 को 3 से गुणा करेंगे 540, 3 की स्क्वायर होती है 9, जोड़ेंगे इनको कितने हो जाएंगे 8100 और 500 8600, और 40 और 9 कितने हो जाएंगे 49। उसके बाद में हमारे पास जो पांचवा पार्ट है संख्या है 71, 71 को 2 भागों में बांट देंगे, 70 प्लस 1 की वर्ग, 70 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है 70 और b का मान है 1 प्लस में 1 की वर्ग, 70 की स्क्वायर हो जाएगी 4900, 2 को 70 से गुणा करेंगे 140, 1 से गुणा करेंगे 140 प्लस 1 की वर्ग हो जाएगी 1, जोड़ेंगे इनको कितने हो जाएंगे 4900 और 1 कितने हो जाएंगे 5000, 5000 और 40 5040, 1 जुड़ेंगे 5041। उसके बाद में हमारे पास है छठा पार्ट, इसका कितना है 46 की वर्ग, 46 की वर्ग को क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 6 की वर्ग, यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर लग जाएगी, तो क्या बनेगा 40 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा में 6 प्लस में आ जाएगा 6 की स्क्वायर, 40 की स्क्वायर होती है 1600 प्लस 2 को 40 से गुणा करेंगे 80, 80 को 6 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 480। उसके बाद में हमारे पास प्लस में 6 की स्क्वायर 36, 1600 और 400 कितने हो जाएंगे 2000, 2080, 36 जुड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 2080 और 36 2116, ये हमारे पास इसके लिए हल आ गए। तो हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे, और दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसने, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसके लिए एक संख्या हमें दी हुई है, 4 पार्ट हैं इसमें, एक एक पार्ट करके हल करेंगे इसे। तो हमारे पास पहला पार्ट दिया है इसने प्रश्न नंबर 2 का, पहले पार्ट में संख्या है 6। अब यहाँ से हमारे पास जो संख्या दी है, हमने जो त्रिक पढ़ा था उसमें जो संख्याएं थी वो क्या थी 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इसमें से हमें m का मान निकालना है। m का मान निकालने के लिए हमें जो संख्या दी है उसके लिए एक पूर्णांक बने उसके बराबर इन तीनों में से एक संख्या को लिखना है। तो इन दोनों को लिखेंगे तो पूर्णांक नहीं बनेगा, 2m के बराबर अगर हम 6 को लिखते हैं तो एक पूर्णांक बन जाएगा m का मान, तो m बराबर क्या आएगा 6/2 कितना आ जाएगा 3। बाकी दोनों संख्याएं क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 1, m का मान 3 आया है तो 3 की स्क्वायर माइनस 1 कितना बनेगा 9 माइनस 1 बराबर 8। उसके बाद में दूसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1, m का मान है 3, 3 की स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 10। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जो त्रिक है वो क्या बना 6, 8 और 10। तो त्रिक लिख देंगे हमारे पास 6, 8 और 10। दूसरा पार्ट है हमारे पास 14। इसके लिए हम इन दोनों में से बराबर रखेंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, 2m के बराबर रखेंगे तो हमारे पास m का मान कितना आ जाएगा 14/2 कितने आएंगे 7। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा 7 की स्क्वायर माइनस 1 कितने होंगे 49 माइनस 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 48। फिर m स्क्वायर प्लस 1 के लिए m का मान 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 कितने हो जाएंगे ये 50। तो त्रिक क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 14, 48 और 50। तो ये हमारे पास इसकी त्रिक की संख्याएं हैं। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे जिसके लिए संख्या हमें दी है इसने 16। 16 के लिए भी m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर इसे रखेंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, तो इसे भी हम किसके बराबर रखेंगे 2m के बराबर। तो हमारे पास 2m बराबर क्या आएगा 16, m का मान कितना होगा 16/2 कितने आ जाएंगे 8। m का मान आने के बाद में बाकी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। 8 की स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 63। फिर m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 8 की स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 65। तो त्रिक क्या बन गया इसके लिए 16, 63 और 65। उसके बाद चौथा पार्ट जो है हमारे पास वो है संख्या 18। 18 के लिए भी अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से पूर्णांक नहीं आएगा m का मान, तो इसे भी 2m के बराबर रखेंगे। 2 गुणा में है भाग में आ जाएगा, 18 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9। तो m का मान 9 है तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा 9 की स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस
माइनस 1 बराबर कितना आएगा 80। m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से 9 की स्क्वायर प्लस 1 बराबर 81 प्लस 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 82। तो त्रिक क्या बन गया है इसका, त्रिक आ गया है 18, 80 और 82। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 6.2 है वो भी पूरी हो गई है। अब हम इसकी अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। 6.3 में हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है, इसने निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इसके लिए हमें ये बताना है कि इकाई अंक क्या हो सकता है। इसके लिए हमने पढ़ा था 1 की वर्ग क्या होती है 1, 2 की वर्ग 4, 3 की वर्ग होती है 9, 4 की वर्ग 16, 5 की वर्ग हमारे पास होती है 25 और 6 की वर्ग होती हैं 36, 7 की वर्ग हमारे पास होती हैं 49, 8 की वर्ग होती हैं 64 और हमारे पास 9 की वर्ग होती हैं 81, 10 की वर्ग होती हैं 100। तो यहाँ से हमारे पास जो इकाई अंक हैं उसके आधार पर इसके वर्गमूल का इकाई अंक हम बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में पहला जो प्रश्न दिया है हमें क्या कहा है 9801 है। तो 9801 में हमारे पास संख्या का इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक ये है हमारे पास 1। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, वर्गमूल का इकाई अंक ये हमारे पास कितना आएगा, 1 किस किस के लिए आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है। किसके लिए आ रहा है 9 और 1 के लिए। तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है 9 या 1। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है 99856। इस संख्या में संख्या का इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक ये हमारे पास है 6। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, वर्गमूल का इकाई अंक ये क्या बनेगा 6। देखो किस किस के लिए आएगा, एक तो आएगा 4 के लिए और एक हमारे पास आ रहा है 6 के लिए। तो क्या बनेगा 4 या 6। उसके बाद में तीसरा हमें दिया हुआ है इसने 99800। तो 99800 में संख्या का इकाई अंक क्या बन रहा है, इकाई अंक है इसमें 0 और 0 के लिए हमारे पास जोड़ा पूरा आएगा तो क्या आ जाएगा 00। यहाँ से वर्गमूल का इकाई अंक क्या बनेगा, वर्गमूल का इकाई अंक क्या आएगा 10, क्योंकि 00 के लिए हमारे पास इकाई अंक क्या आता है 10। उसके बाद में जो चौथा पार्ट है हमारे पास उसमें दिया है 65 76 66025 66025। इसमें संख्या का इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक हमारे पास है 5। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, वर्गमूल का इकाई अंक अब यहाँ से 5 किसके लिए आता है 5 के लिए। तो इकाई अंक क्या होगा इसका 5। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें ये बताना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या बतानी है। तो इसके लिए हमने नियम पढ़ा था इसके इकाई अंक के लिए कि इकाई अंक हमारे पास अगर 00 1 4 6 या 9 आता है तो हमारे पास इसके लिए पूर्ण वर्ग बनेगी संख्या, वरना ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो हम लिख देंगे पहले में प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमें दिया है, इसमें संख्या है 153। तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है हमारे पास 3, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है 257। इसके लिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है इसके लिए 7 और इकाई अंक 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट में हमें दिया है 408, तो 408 के लिए हमारे पास इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है हमारे पास 8, इसलिए ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद हमारे पास चौथा जो पार्ट है, चौथे पार्ट में संख्या दी है 441, इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है हमारे पास 1, संख्या का इकाई अंक 1 है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे और तीसरे प्रश्न में इसने दिया है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 के हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो बार बार घटाने का मतलब है हमें इसमें से विषम संख्याएं घटानी होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत का मतलब पहले 1 घटाएंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और तब तक हम घटाते जाएंगे जब तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं बच जाए। जहां पर 0 आ जाएगा वहीं पर हम इसके पद गिन लेंगे कि कितने पदों में ये 0 आया है। जितने पदों में ये 0 आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। कैसे? इसके लिए 100 का हम हल करते हैं पहले। तो पहले हमारे पास जो 100 है इसमें से पहली विषम संख्या 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 99। फिर जो 99 आया है इसमें से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 96। फिर 96 में से अगली विषम संख्या 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 91। 91 में से घटाएंगे 7, कितना आएगा? 84। 84 में से घटाएंगे 9, कितना आएगा? 75। 75 में से 11 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 64। 64 में से 13 घटाएंगे 51। 51 में से 15 घटाएंगे, आ जाएंगे 36। उसके बाद 36 में से 17 घटाएंगे, बच जाएंगे 19। 19 में से 19 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे? 0। तो क्रमागत विषम संख्याओं को हमने इसमें से घटाया है। कितने पद बने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 पद हैं, इसलिए 100 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास? 10। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसने कहा है 169 के लिए, तो 169 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 168। 168 में से 3 घटाएंगे, आ जाएंगे 165। 165 में से 5 घटाएंगे 160। 160 में से 7 घटाएंगे 153। 153 में से 9 घटाएंगे, ये बच जाएंगे 144। 144 में से 11 घटाएंगे, क्या बचेंगे? 133। 133 में से 13 घटाएंगे 120। 120 में से 15 घटाएंगे 105। 105 में से 17 घटाएंगे, ये बच जाएंगे हमारे पास 88। 88 में से 19 घटाएंगे, ये बचेंगे 18 में से 9 घटेंगे 9। 7 में से घटेंगे 6। उसके बाद 69 में से घटाएंगे 21, कितने आएंगे? 8 और 4। 48 में से घटाएंगे हम 23, कितना आएगा? ये आ जाएंगे हमारे पास 25। 25 में से घटा देंगे 25 को, तो कितने आ जाएंगे? 0। 0 आने के बाद इसके पद गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 169 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 13। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।